हम लोग रसायन विज्ञान में विलयन अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अणुसंख्यिक गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्यिक गुणधर्म। पराशर ताप के साथ हमने विलयनों के अणुसंख्यिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जो वैद्युत अनपघट्यों के लिए थे। अब हम देखते हैं असामान्य अणुसंख्यिक गुणधर्म और असामान्य अणुभार का आज अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे बांटाफ गुणक। पहले पढ़ते हैं असामान्य अणुभार एवं असामान्य अणुसंख्यिक गुणधर्म। वास्तव में ये वैद्युत अपघट्यों के लिए होते हैं। यदि किसी पदार्थ का अणुभार सामान्य से अधिक या कम आता है तो इसे असामान्य अणुभार कहते हैं। आखिर ये कम क्यों आता है, अधिक क्यों आता है? देखिए, जो पदार्थ अर्थात वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनका अणुभार सामान्य से कम आता है, तथा जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनका अणुभार सामान्य से अधिक आता है। क्यों? क्योंकि वियोजन से विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है तथा संगुणन से कणों की संख्या कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि अणुभार विलय के कणों की संख्या और अणुसंख्यिक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखिए, अणुसंख्यिक गुण जो होते हैं वो विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, किंतु अणुभार विलय के कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः विलयन में जब विलय के कण बढ़ते हैं तो अणुभार कम हो जाता है, और जब विलय के कण कम हो जाते हैं तो अणुभार बढ़ जाता है। अणुभार के कम होना और अणुभार का अधिक होना असामान्य स्थिति कहलाती है। अतः ऐसे अणुभारों को हम असामान्य अणुभार कहते हैं। अणुसंख्यिक गुणधर्म हमेशा अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको फॉर्मूला बना के लिख दिया हमने, अणुसंख्यिक गुण प्रोपोर्शनल टू द विलय के कणों की संख्या और अणुसंख्यिक गुण प्रोपोर्शनल टू 1/अणुभार। अणुभार को हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि सामान्य अणुभार अपॉन असामान्य अणुभार। सामान्य अणुभार कौन सा होता है? जो हमारा परिकलित मान होता है। और असामान्य अणुभार कौन सा होता है? जो हमने प्रेक्षित करके निकाला है, समीकरण पर आधारित होकर यह देख करके कि वैद्युत अपघट्य वियोजित हुआ है अथवा वैद्युत अपघट्य का संगुणन हुआ है। तो हमने 0 या नॉट m नॉट या m0 वहां लगाया है जहां असामान्य स्थिति है, और सामान्य स्थिति को प्लेन m से लिखा है। तो आप देखें, सामान्य अणुभार m अपॉन असामान्य अणुभार m0 इक्वल टू वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। इसका मान अतः क्यों असामान्य अणुभार बटे सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार, ये बराबर यहाँ अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अणुसंख्यिक गुण अणुभार के विपरीत समानुपाती है। अतः यहाँ पलट के लिखा गया है, यहाँ पर असामान्य स्थिति नीचे थी, अब असामान्य स्थिति ऊपर आई, तो असामान्य अणुसंख्यिक गुण अपॉन सामान्य अणुसंख्यिक गुण। जैसे पराशर दाब दिया जाए तो ऊपर लिखा जाएगा असामान्य पराशर दाब P नॉट और नीचे लिखा जाएगा सामान्य पराशर दाब P। असामान्य अणुसंख्यिक गुण को हमने डेल्टा नॉट, जिसे प्रेक्षित अणुसंख्यिक गुण भी कह सकते हैं, और सामान्य अणुसंख्यिक गुण को हमने डेल्टा, जिसे परिकलित अणुसंख्यिक गुण कहते हैं, से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार हमने सीखा कि असामान्य और सामान्य अणुभार क्या हैं, और सामान्य और असामान्य अणुसंख्यिक गुण क्या हैं। सामान्य अणुसंख्यिक गुण वैद्युत अनपघट्यों के लिए होते हैं जो विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होते, और वैद्युत अपघट्यों के लिए अणुसंख्यिक गुणों का मान अपेक्षा से कम या अधिक आता है। ऐसे गुणों को असामान्य अणुसंख्यिक गुण कहते हैं। अब चर्चा करते हैं, देखिए बांटाफ गुणक। बांटाफ गुणक, जूम करें, बांटाफ गुणक को I से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि असामान्य अणुसंख्यिक गुण और सामान्य अणुसंख्यिक गुण के मान के अनुपात को हम बांटाफ गुणक कहते हैं। असामान्य अणुसंख्यिक गुण और सामान्य अणुसंख्यिक गुण के मान के अनुपात को हम बांटाफ गुणक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इस I का मान बराबर होता है डेल्टा 0 बटे डेल्टा, अर्थात असामान्य अणुसंख्यिक गुण बटे सामान्य अणुसंख्यिक गुण। पिछले नीचे हमने पढ़ा था, उसके आधार पर लिखा जाएगा कि I इक्वल टू डेल्टा नॉट अपॉन डेल्टा इक्वल टू m अपॉन m नॉट। यहाँ हम देखते हैं वैद्युत अनपघट्यों के लिए, वैद्युत अनपघट्यों के लिए I का मान सदैव 1 होता है।
क्योंकि वैद्युत अनवघट्य न तो विलयन में वियोजित होते हैं न ही विलयन में संगुणित होते हैं, अतः उनके लिए I का मान सदैव 1 होता है। परंतु वैद्युत अपघट्यों के लिए दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति वह है जब विलयन में वैद्युत अपघट्य वियोजित हो जाते हैं, उनके लिए I का मान सदैव 1 से अधिक होता है। कैसे? ऐसे पदार्थ जो वैद्युत अपघट्य हैं जैसे NaCl, ये Na+ और Cl- में वियोजित हो जाता है। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो NaCl Na+ और Cl- में वियोजित हो जाएगा, तो I का मान 1 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि I बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। तो इसमें वियोजन हुआ है NaCl का, कणों की संख्या कितनी हो गई है? 1 + 1 = 2 अपॉन वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। ये हमने कहां से सूत्र लिख दिया? ये हमने सूत्र तब लिखा है जब हमने जान लिया कि I = असामान्य अनुसंधिक गुण अपॉन सामान्य अनुसंधिक गुण, जो बराबर है m/m0 के। और यह चीज बराबर थी m/m0 वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या और वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। इस चीज को हमने I के बराबर लिख दिया। तो I = हो जाएगा 1 + 1 = 2 और वियोजन से पहले केवल था 1, तो I का मान आ गया 2। तो यही हमने यहाँ देखा है कि जो वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं उनके लिए I का मान 1 से अधिक होता है, I > 1। तथा जो विलयन में वैद्युत अपघट्य संगुणित होते हैं उनके लिए I का मान सदैव 1 से कम आता है। इनका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैसे? C6H5COOH बेंजोइक एसिड। यदि इसका बेंजीन में हम विलयन बनाएं और इसके 2 अणु लें तो ये वहां जाके एसोसिएट हो जाते हैं, इसके कण संगुणित हो जाते हैं, तो बन जाता है C6H5COOH का होल ट्वाइस। यहाँ ये पूरा 1 है, यहाँ कण की संख्या कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 2। तो I बराबर, अब हम इस वाले फॉर्मूला में मान रखेंगे तो ऊपर रखेंगे कितना? 1 और नीचे रखेंगे 2, तो 2 से 5 यानी कि 0.5 आया। तो यही हमने बताना चाहा कि संगुणन के कारण I का मान 1 से नीचे और वियोजन के कारण I का मान 1 से ऊपर। किंतु वैद्युत अनवघट्यों के लिए, इनके लिए वैद्युत अनवघट्यों के लिए, जिन्हें हमने पिछली बार लगातार पढ़ा, जब हम किसी अवास्तविक वैद्युत अनवघट्य को विलायक में घोलते हैं तो उसके वास्तव में कमी आ जाती है, हिमांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियों में वैद्युत अपघट्यों के लिए I का मान सदैव 1 होता है। आगे हम देखते हैं कि वैद्युत अपघट्यों के लिए I का मान रखने पर हमारे अणुसंघ गुणधर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला अणुसंघ गुणधर्म होता है हमारा P। मान लो हम पराशर ताप को पहले लिखते हैं तो P बराबर हमने पढ़ा था CST। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछले दिनों वीडियोस में हमने अध्ययन कराया था। उसी प्रकार दूसरा था हमारा डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन, ये बराबर हम लोगों ने पढ़ा था KF यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक इनटू स्मॉल m यानी मोललता। और डेल्टा, माफ कीजिएगा यहाँ पर KB रखेंगे क्योंकि B फॉर बॉइलिंग, तो B फॉर बॉइलिंग यानी कि ये है क्वथनांक का उन्नयन, ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये डेल्टा TF इक्वल टू यहाँ KF रखेंगे इनटू स्मॉल m। आखिर इस पर I का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तीनों फॉर्मूला हमारे वैद्युत अनवघट्यों के लिए भी हमने लिखे हैं, किंतु अगर ये फॉर्मूला हम वैद्युत अपघट्यों के लिए लिखें, अपघट्य और अनवघट्य में क्या अंतर है? अनवघट्य कभी भी विलयन में वियोजित नहीं होते, परंतु अपघट्य विलयन में वियोजित और संगुणित हो जाते हैं। उन पर
आई का मान समावेशित करना पड़ता है, उनके सूत्रों में हमें आई का मान समावेशित करना पड़ता है। हम सब में आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सूत्र हो जाएगा आई का मल्टीप्लाई, यानी पहला ई पराशर दाब के लिए हो जाएगा P बराबर ICST और क्वथनांक के उन्नयन के लिए हो जाएगा फिर डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम और डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। इनके परिचय कराने की अब आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि आप पिछले वीडियोस को हमारा देख चुके हैं कि ये सब क्या है हम एक बार बोल देते हैं। चलिए, पी पराशर दाब, आई मानटाफ गुणक, सी सांद्रता, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। आगे देखें परमताप, इस टी को हम परमताप कहते हैं। डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन, आई मानटाफ गुणक, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक, एम मोललिटी यानी मोललता और डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन, आई मानटाफ गुणक, केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक और एम अगेन मोललिटी। और इस प्रकार आज हमने असामान्य अनुभाग, असामान्य अनुसंध गुण और मानटाफ गुणक का अध्ययन किया। अब आगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शेष हैं जिनके लिए आपको न्यूमेरिकल की सीट दे दी जाएगी। आप उन न्यूमेरिकल्स को लगाइए, जो प्रॉब्लम हो पूछिए, हम आपको अवश्य बताएंगे, उनका सॉल्यूशन देंगे। और इस प्रकार से इस विलयन अध्याय का सैद्धांतिक पक्ष पूर्ण हुआ। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप इस अध्याय के सभी सूत्रों को ऑर्डर में, एक क्रम में सूचीबद्ध करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर एक साथ लिख लें और उनको याद करें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में, आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम न हो। थैंक यू।